जासूसी और एक्शन से भरपूर एक ऐसे नौजवान की कहानी। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियां भी जिसका सहारा लेने पे मजबूर हुईं, जिसने पाकिस्तान के खिलाफ की गई आलमी साजिशों को जड़ से उखाड़ फेंका। आगे बढ़ने से कबल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर आने वाली किस्त आप तक पहुंच पाए। आइए आज की किस्त का आगाज करें। ट्रेन का ये सफर जारी रहा और इसके बाद बिल आखिर हम अपनी मंजिल पर पहुंच गए। उन लोगों को मैंने आराम करने के लिए कहा और खुद फाइल लेकर अपने फ्लैट की जानिब चल पड़ा। जो मामला तफरीहन शुरू हुआ था अब उसने एक संजीदा हैसियत इख्तियार कर ली थी। ये फाइल अहम तरीन मुल्की राजों की फाइल थी और यकीनन इसकी चोरी से खलबली मच गई होगी। भरतौर ये मेरे हाथ लग गई थी और अब इसकी वापसी मुतल्लिका महकमे को जरूरी थी। फ्लैट में पहुंचने के बाद मैं मजीद तफसील से उस फाइल का जायजा लेने लगा। मंसूबा ये था कि फौरी तौर पर इसके सिलसिले में राब्ता कायम करूं। वैसे ये मसला आम के आम और गुठलियों के दाम के मुतरादिफ था, यानी मामला एक तफरीही मशगले से शुरू हुआ था। शहनाज अपनी दानिस्त में मुझे बेवकूफ बनाकर और लालच देकर शालमगढ़ ले गई थी और वहाँ मैंने उसकी हिदायत के मुताबिक अमल किया था। इस दौरान मुनाफे में जो कुछ मिला था उसकी तशरीह बेकार है। मकसद ये था कि तफरीह हो जाए। मैंने और मेरे दोस्तों ने अच्छी तरह तफरीहात की थी और उसके बाद जो कुछ मेरे हाथ लगा था वो मेरे मकसद की तकमील करता था, यानी ये फाइल जिसका हुसूल मेरे लिए भी बहुत जरूरी था, बशर्ते कि मुझे इसकी हिदायत मिलती। ये वक्त बड़े सुकून से गुजरा। शहनाज की कैफियत का बखूबी अंदाजा हो रहा था। उसकी हालत तो कहीं से कहीं पहुंच गई होगी। उसे दोहरा नुकसान हुआ था, ना तो वो आजर नासिर के लिए काम कर सकी थी और न ही उसका मकसद पूरा हो सका था। काफी देर आराम करने के बाद जब इतना वक्त हो गया कि मैं आफ्ताब कमाल से राब्ता कायम कर सकूं, तो मैंने टेलीफोन का रिसीवर संभाल लिया और आफ्ताब कमाल को रिंग करने लगा। उससे मुलाकात करने में कोई मुश्किल ना पेश आई। चंद ही लम्हात के बाद उसकी आवाज सुनाई दी थी। जी कौन साहिब हैं? मिस्टर आफ्ताब कमाल से गुफ्तगू करनी है। मैंने उसकी आवाज पहचानने के बावजूद कहा, लेकिन वो मेरी आवाज पहचान कर फौरन ही बोला, ओह सर आप वापस आ गए? हाँ तुम भी वापस आ जाओ। जी मैं समझा नहीं सर। उसने कहा, भाई मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। हाजिर हो जाता हूँ लेकिन कहाँ? फ्लैट पर आ जाओ, मैंने कहा और टेलीफोन बंद कर दिया। आफ्ताब कमाल के बारे में मैं ये बात अच्छी तरह जानता था कि वो मेरी इस हिदायत के मिलने के कितनी देर के बाद फ्लैट पर पहुंच जाएगा। चुनांचे इंतजार करता रहा और फिर अपनी जगह से उठकर दरवाजे तक पहुंच गया। फिर मैंने दरवाजा खोल दिया। सामने आफ्ताब कमाल खड़ा था और उसका हाथ कॉल बेल बटन की जानिब बढ़ रहा था। मैंने मुस्कुराते हुए अंदर आने का इशारा किया। उसके चेहरे पर हैरत के नुकूश थे। उसने कहा, सर आप दरवाजे पर क्या कर रहे थे? तुम्हारे लिए दरवाजा खोलने आया था, मगर मैंने तो कॉल बेल बटन भी नहीं दबाया। तुम्हारी लहरें मुझसे टकरा रही थी और यकीनी तौर पर तुम्हारे जिस्म की लहरें इतनी तेज हैं कि वो दरवाजे को अबूर करके मुझ तक पहुंच गई थी। आफ्ताब कमाल मुस्कुरा दिया, फिर बोला, चीफ आप कब वापस आए? बस यूं समझ लो आज ही। कहो तुम सुनाओ कोई खास बात? नहीं, इत्तफाक से शहर में खास बातें होना बंद हो गई हैं। शहबाज अहमद साहिब का क्या हाल है? बिल्कुल ठीक हैं, अपने मामूलात में मसरूफ हैं। मेरे सिलसिले में तो कोई गुफ्तगू नहीं हुई। नहीं चीफ, कोई खास नहीं, आफ्ताब कमाल ने जवाब दिया। मैं उसके सामने बैठ गया। उस फाइल के पहले सफ़े पर उसका नाम 3 स्टार फाइल लिखा हुआ था। चुनांचे चंद लम्हात के बाद मैंने आफ्ताब कमाल की आंखों में देखते हुए कहा, 3 स्टार फाइल के बारे में कुछ जानते हो? मेरे सवाल पर आफ्ताब कमाल चौंक पड़ा, फिर बोला, क्यों नहीं सर, इसका ताल्लुक तो हमारे महकमे से ही है। मतलब? मैंने चौंक कर कहा, अब से काफी अरसे कबल ये फाइल महकमा खारजा के इंतहाई खुफिया रिकॉर्ड रूम से चोरी हो गया है और इस सिलसिले में तकरीबन 2.5 माह तक मुसलसल कोशिशें की जाती रही। बहुत से लोग सरकारी आताब का शिकार हुए थे क्योंकि इस फाइल में हमारी खारजा पॉलिसी के अहम तरीन नकात थे और इसके अलावा और भी ऐसे बहुत से मसाइल का रिकॉर्ड मौजूद था जिनके बारे में गैर मुतालिका लोगों को मालूम नहीं होना चाहिए था। भरतौर ये फाइल दस्तयाब नहीं हो सकी। ओह, तो ये फाइल 3 स्टार फाइल के नाम से जाना जाता है? जी सर। मगर सर आपने इसके बारे में सवालात क्यों किए? आफ्ताब कमाल तुम इस फाइल को पहचान सकते हो? नहीं सर, मेरा ताल्लुक इससे बराह रास्त नहीं रहा है। इसका मतलब है कि हमारे फॉरेन सेक्रेटरी जनाब शहबाज अहमद साहिब का ताल्लुक भी इसी फाइल से होगा। क्या ये उन्हीं के दौर में हुआ था? मेरा मतलब है उस वाक़या की बात कर रहा हूँ। जी सर, उन्हीं के दौर में हुआ था, लेकिन जिम्मेदार वो नहीं थे। अच्छा चलो फिर शहबाज अहमद साहिब से मुलाकात ही कर डाली जाए। सर क्या आपको इस फाइल के बारे में मालूमात हासिल हुई हैं? हाँ, वो फाइल इस वक्त मेरे पास मौजूद है, मैंने कहा और आफ्ताब कमाल का मुंह हैरत से खुला रह गया। वो देर तक कुछ नहीं बोल सका था। फिर उसने कहा, आप मजाक तो नहीं कर रहे जनाब?
नहीं आफ्ताब कमाल, हकीकत है कि वो फाइल इस वक्त मेरे पास मौजूद है। तुम चाहो तो उसे देख सकते हो। सर अगर ये बात है तो आप यूँ समझ लीजिए कि आपने अब तक जो कुछ किया है उनमें सबसे बड़ा कारनामा यही है। लेकिन आखिर वो फाइल आपके पास पहुंच कैसे गई और आपको इसकी तफसीलात कैसे मालूम हुई? आफ्ताब कमाल, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो खुद ब खुद हो जाती हैं। यूँ समझ लो कि इस फाइल के हुसूल में मेरी जिद्दोजहद को कोई खास दखल नहीं था। इत्तफाकी से मुझे इसका इल्म हुआ और बिल आखिर ये मेरे पास पहुंच गया। तब फिर मैं एक बात जरूर कहूँगा चीफ, वो ये कि तकदीर आपको इस फील्ड में बहुत ज्यादा बुलंदी पर देखना चाहती है और आपकी गैबी अमदाद हो रही है। हाँ, हालात कुछ ऐसे ही लगते हैं। क्या ख्याल है तुम्हारा? इस वक्त शहबाज अहमद साहिब से कहाँ राब्ता कायम किया जा सकता है? मेरा ख्याल है सर, अगर आप उन्हें इस फाइल का हल्का सा हवाला भी दे दें तो वो अपनी तमाम तर मसरूफियात तर्क करके आपसे मुलाकात करेंगे। तजर्बा किया जाए। जरूर किया जाए चीफ, आफ्ताब कमाल ने कहा और हम महकमा खारजा के वो खुसूसी नंबर डायल करने लगे जिनके जरिए VIP टेलीफोन से राब्ता कायम हो सकता है और इस तरह बगैर किसी खास मकसद के शहबाज अहमद साहिब से गुफ्तगू की जा सकती थी। एक खूबसूरत आवाज ने फोन रिसीव किया और मैंने उस आवाज को नजरअंदाज करके शहबाज अहमद साहिब से राब्ते की दरखास्त की। अपना नाम बताया तो उन खातून ने फौरन ही मुझे होल्ड ऑन करने के लिए कहा और चंद लम्हात के बाद मुझे शहबाज अहमद साहिब की आवाज सुनाई दी। हेलो जहांगीर जमाल शाह, कहो कैसे मिजाज हैं? ठीक हूँ जनाब, आपसे मुलाकात करना चाहता हूँ। यकीनन कोई इतनी ही आम बात होगी कि तुमने फौरी तौर पर मुलाकात की ख्वाहिश की। जी जनाब, आप मुझसे कब मिल सकते हैं? कहाँ मिलना चाहते हो पहले ये बताओ। यहाँ वजारत खारजा के दफ्तर में या कहीं कोई प्राइवेट मुलाकात होनी चाहिए? सर जैसा आप हुक्म दें। दरअसल मैं आपसे 3 स्टार फाइल के बारे में कुछ गुफ्तगू करना चाहता हूँ, मैंने कहा और आफ्ताब कमाल को आंख मार दी। दूसरी तरफ इसका रद्द अमल तवक्को के मुताबिक ही हुआ था। एक लम्हे के लिए शहबाज अहमद साहिब की आवाज बंद हो गई थी। फिर उन्होंने किसी कदर बराई हुई आवाज में कहा, 3 स्टार फाइल ही कहा है ना तुमने? जी सर। तथा तुम इसके बारे में क्या जानते हो? सर मैं इसके सिलसिले में आपसे अहम गुफ्तगू करना चाहता हूँ। हो सकता है आपकी गुमशुदा फाइल आपको वापस मिल जाए। ओ मेरे खुदा, तो फिर ये बताओ कि कहाँ मिल रहे हो मुझसे? ये तो आपके हुक्म पर मुनहसर है। फौरन मेरी कोठी पहुँच जाओ, मैं वापस पहुँच रहा हूँ, बस 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर, उन्होंने कहा और मैंने मुस्कुराते हुए गर्दन हिलाई और जवाब दिया, जी बहुत बेहतर, मैं पहुँच रहा हूँ। दूसरी तरफ से राब्ता मुनक़ता कर दिया गया। आफ्ताब कमाल के चेहरे पर इत्मीनान के तासुरात थे। वो जानता था कि 3 स्टार फाइल का हवाला शहबाज अहमद साहिब को किस तरह मुस्तरिब कर सकता है। उसने मुझे देखते हुए कहा, तो फिर उठा जाए चीफ? हाँ, शहबाज अहमद साहिब ने मुझे अपनी कोठी पर तलब किया है। ओके चीफ, आफ्ताब कमाल ने कहा। फिर हम दोनों ही फ्लैट से साथ साथ बाहर आए थे। मैंने वो फाइल अपने लिबास में महफूज कर लिया। ज्यादा रिस्क नहीं ले सकता था इसके लिए, क्योंकि जानता था शहनाज मेरे इस फ्लैट से बखूबी वाकिफ है और किसी भी तरह वो यहाँ पहुँच सकती है। आफ्ताब कमाल मेरे साथ साथ चलता हुआ शहबाज अहमद साहिब की कोठी पर पहुंचा। जब हमारी गाड़ी अंदर दाखिल हुई तो शहबाज अहमद साहिब अपनी कोठी के पोर्च में अपनी गाड़ी से नीचे उतर रहे थे। हमें देखकर वो वहीं रुक गए और मैंने नीचे उतरकर उन्हें सलाम किया। आफ्ताब कमाल को मैंने वहीं रुकने का इशारा किया और शहबाज अहमद साहिब के साथ चलता हुआ उनके ड्राइंग रूम में पहुंच गया। शहबाज अहमद साहिब मुतजस्सिस निगाहों से मेरा जायजा लेते हुए बोले, बैठो, तुमने उस फाइल का तज़किरा करके मुझे इतना मुस्तरिब कर दिया है कि बयान से बाहर है। आखिर तुम्हें उस फाइल के बारे में तफसीलात कैसे मालूम हुई, जबकि ये तुम्हारे दौर की बात नहीं है? मैंने खामोशी से अपने लिबास से वो फाइल निकाला और शहबाज अहमद साहिब के सामने रख दिया। शहबाज अहमद साहिब पर सख्ता सा तारी हो गया था। वो फटी फटी आंखों से फाइल को घूर रहे थे। फिर उन्होंने लरजते हाथों से उसे उठाया और उसका पहला सफ़ा खोल दिया और उसके बाद आखिरी सफ़े तक इसमें लगे हुए तमाम कागजात देखते चले गए। उनका चेहरा गहरा सुर्ख हो रहा था, दौराने खून तेज हो गया था और उनकी आंखों में बेपनाह चमक नजर आ रही थी। फाइल को आखिरी सफ़े तक देखने के बाद उन्होंने उसे मेज पर रखा और सोफे की पुश्त से टिक कर मुझे देखने लगे। अजीब सी कैफियत हो रही थी उनकी। मैं खामोश और मुअद्दब बैठा हुआ था। ये बात अच्छी तरह जानता था कि कम से कम शहबाज अहमद साहिब का एहतराम मेरे लिए इंतहाई जरूरी है। जब वो बोलने के काबिल हुए तो उन्होंने सीधे होकर गहरी गहरी सांसें लेते हुए कहा, तुमने ये फाइल मेरे सामने रखकर मुझे दुनिया की सबसे बड़ी हैरत से दो चार किया है। क्या तुम मुझे ये बताना पसंद करोगे कि ये तुम्हें कहाँ से मिला और तुमने इसके सिलसिले में काम कब और कैसे शुरू किया? जाहिर है मेरी तरफ से तुम्हें इस बारे में कोई हिदायत नहीं मिली थी। मैं आपको पूरी तफसील बता दूंगा जनाब, लेकिन इससे पहले चंद सवालात करना चाहता हूँ। हाँ जरूर। शहबाज अहमद साहिब के चेहरे पर अचानक खुशी नजर आने लगी थी। ये फाइल कितने अरसे कबल चोरी हुआ? मेरे ख्याल में तकरीबन 11 माह हो चुके हैं। मुमकिन है इससे कुछ ज्यादा हो। क्या ये आपकी तहवील में था? नहीं,
खुशबख्ती से ये मेरी तहवील में नहीं था, बल्कि वजारत खारजा के रिकॉर्ड रूम में इसे इंतहाई एहतियात से महफूज किया गया था और इसकी तमाम तर जिम्मेदारी खुद वजीर खारजा पर थी। शायद तुम्हें याद हो कि उस वक्त तुम हमारे दरमियान मौजूद नहीं थे। वजीर खारजा ने इस्तीफा दे दिया था, जिसे नामंजूर कर दिया गया। दरअसल ये सब कुछ इस फाइल की चोरी के बाद हुआ था, क्योंकि ये फाइल बड़ी अहमियत का हामिल था। इसके सिलसिले में बेशुमार महकमों ने कोशिशें की थी, लेकिन इसका हुसूल मुमकिन नहीं हो सका और इसकी वजह से हम हमेशा एक खौफ का शिकार रहे। कई अहम मीटिंगें हुई कि अगर ये कागजात किसी और के सामने पहुंच गए तो फिर हमारी खारजा पॉलिसी पर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं। बल्कि यूं समझो कि इस सिलसिले में अब तक काम हो रहा है और जायजा लिया जा रहा है कि अगर हमारा ये सीक्रेट फाइल बाहर निकलकर मुतल्लिका हाथों में पहुंच चुका है तो इससे बैनुल-अक़वामी नताइज क्या बरामद हो रहे हैं। अभी तक इस सिलसिले में हमें कोई ऐसा सुराग नहीं मिल सका जिससे हम ये समझ सकते कि फाइल किसी ऐसी जगह पहुंच गया है। ताहम इस बात पर गहरी निगाह रखी जा रही है और मुसलसल एक महकमा इसके लिए काम कर रहा है। तब तो वाकई ये एक गैबी इमदाद हुई है मेरी। बस मैं आपको इसके बारे में मुख्तसर तफसील यूं बता देता हूँ कि मैंने इस सिलसिले में बाकायदा काम नहीं शुरू किया था, बल्कि कुछ और अमल करते हुए इसके बारे में मुझे मालूमात हो गयी। चंद लोग इसके हुसूल के लिए कोशां थे, जिनमें रॉबर्ट हाक नामी एक शख्स भी था और उसने एक मकामी आदमी का ताउन भी हासिल किया था। मुझे इसके बारे में जिस कदर मालूमात हैं, उनकी तफसील ये है जनाब कि एक गैर मुल्की एजेंट ने ये फाइल यहाँ से हासिल किया और उसके बाद किसी और मुश्किल का शिकार होकर वो यहाँ से फरार हुआ और शालमगढ़ पहुँच गया। शालमगढ़ में कालड़ा के जंगलात का इलाका इन खंडरात के लिए मशहूर है जो दरख्तों में छुपे हुए हैं। उस गैर मुल्की एजेंट ने इन्हीं खंडरात में पनाह ली और उसके बाद उसके साथ कुछ ऐसे हादिसात पेश आए कि वो ये फाइल अपने साथ नहीं ले जा सका। अलबत्ता उसने इसके पोशीदा होने की जगह के बारे में एक नक्शा तरतीब दे दिया था। फिर कुछ ऐसे लोग इस फाइल की तलाश में सरगर्दा हो गए जो इसे हासिल करके किसी गैर मुल्की ताकत के हाथों फरोख्त करना चाहते थे। वो लोग यहाँ आए और मेरी निगाहों में आ गए। मैंने कालड़ा के जंगलात तक उनका ताक़ुब किया और ऐन उसी वक्त जब वो इस फाइल को लेकर फरार होने वाले थे, मैंने ये फाइल उनसे हासिल कर लिया। बाद में मुझे इसके बारे में सही तौर पर अंदाजा हो सका कि ये किस अहमियत का हामिल है। शहबाज अहमद साहिब अकीदतमंद नजरों से मुझे देख रहे थे। उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा, मैंने जिंदगी में एक ही बड़ा काम किया है और वो बड़ा काम है तुम्हारी शिनाख्त। तुम्हें हासिल करके दर हकीकत मैंने अपना बहुत बड़ा फर्ज पूरा कर दिया है। मैं तुम पर फख्र करता हूँ जहांगीर जमाल शाह। यकीन करो मैं तुम पर फख्र करता हूँ। न्याजमंद हूँ आपका जनाब और इंशाअल्लाह कोशिश यही करता रहूंगा कि आपको मेरी जात से फायदा ही पहुँचे। तुमने मेरा सर फख्र से ऊंचा कर दिया है। ये फाइल आला हुक्काम को पेश करते हुए दर हकीकत मैं दुनिया की सबसे बड़ी खुशी महसूस करूंगा। अलबत्ता तुमने उस आदमी का नाम मुझे नहीं बताया जो इस काम में मुलविस था। जनाब अली मैं आपको उसका नाम बता सकता हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है उसे नजरअंदाज ही कर दिया जाए तो बेहतर है। आप अपने तौर पर इस सिलसिले में काम करें। कौन है वो? वो सिर्फ एक आला कार की हैसियत रखता है। उसे ना इस सीक्रेट एजेंट के बारे में कुछ मालूम था जिसने ये फाइल हासिल की और ना ही वो इस सिलसिले में तमाम तफसीलात जानता था। बस यूं समझ ले दौलत का हुसूल या कुछ लोगों के साथ ताउन उसका मकसद था। ताहम मैं उसका नाम आपको बता देता हूँ। उसका नाम आजर नासरी है। वो एक मुहिम जो की हैसियत से मशहूर आदमी है। ओह हाँ, मैं आजर नासरी के बारे में जानता हूँ, शहबाज अहमद साहिब ने कहा। मगर अब जिस तरह ये फाइल मेरे पास पहुँचा है, इसके सिलसिले में मेरा ख्याल है कि आजर नासरी को कोई नुकसान न पहुँचाया जाए, बल्कि इस बात को नजरअंदाज ही कर दिया जाए। अलबत्ता इतना मैं जानता हूँ कि वो शख्स खुद भी इस फाइल की हकीकत से वाकिफ नहीं था। शहबाज अहमद साहिब सोच में डूब गए। फिर कुछ देर के बाद उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा, ठीक है, अगर तुम ये चाहती हो कि इस सिलसिले में आजर नासरी का नाम ना आए तो नहीं आएगा। मुझे तो सिर्फ इस बात की खुशी है कि ये अहम फाइल मैं अपने महकमे के हवाले करूंगा। तो अब मुझे इजाजत है। हाँ तुम जाओ, मैं इस सिलसिले में काम शुरू करता हूँ। मेरी तमाम अकीदत व मोहब्बत तुम्हारे साथ है। बेहद शुक्रिया जनाब, मैंने उठते हुए कहा और शहबाज अहमद साहिब ने मुझसे पुरजोश मुसाफा किया और उसके बाद खुद मुझे छोड़ने बाहर तक आए। मैं उन्हें सलाम करके वहाँ से वापस चल पड़ा था। शहबाज अहमद साहिब ने जिन अल्फाज में मेरी पजीराई की थी वो मेरी तमाम मेहनतों का फल था। इसके बाद रावी फिर चैन ही चैन लिखता था और कोई खास मशगला हाथ में नहीं था। तौफीक वगैरह को भी अच्छी खासी सैरो सियाहत करा डाली थी। अब उनके साथ मजीद वक्त गुजारना जरा बेमकसद सा लग रहा था। वैसे मेरी फितरत का अंदाजा लगाया जा चुका होगा। मैं बस जिंदगी में तब्दीलियों का ख्वाह था। फ्लैट ही वापस आया था और उसके बाद वहीं पर काहिलों के से अंदाज में वक्त गुजारता रहा था। वो चारों बदमाश अपनी अपनी जगह मौजूद थे। मैं जानता था कि उनके मशागल क्या होंगे, भरतौर मैं उनके मशागल में कोई दखल देना नहीं चाहता था। वो दिन गुजर गया। दूसरे दिन सुबह ही सुबह मेरे फ्लैट के दरवाजे की कॉल बेल बजी और मैंने दरवाजा खोल दिया। मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि इस वक्त कौन आया होगा।
लेकिन आने वाली शहनाज थी। उसे इस तरह अचानक देखकर मेरे जहन को हल्का सा झटका जरूर लगा था, ताहम मैंने खुद को संभाल लिया और एक लम्हे में फैसला कर लिया कि मुझे क्या करना है। मैं सवालिया निगाहों से उसे देखने लगा, वो भी खामोशी से मुझे देख रही थी। तब मैंने कहा, फरमाइए मैडम, आपको किससे मिलना है? मेरे इस लहजे पर शहनाज चौंक पड़ी और उसके चेहरे पर अजीब से तासुरात फैल गए। फिर उसने गहरी सांस लेकर कहा, मैं अंदर आना चाहती हूँ, तशरीफ लाइए। मैंने पूरे खिलाक लहजे में कहा। अपना रवैया मैंने फौरन ही मुतय्यन कर लिया था। मैं उसे लिए हुए ड्राइंग रूम में आया और वो ड्राइंग रूम के एक सोफे पर बैठ गई। मैं अब भी सवालिया निगाहों से उसे देख रहा था और वो भी मेरी आंखों में झांक रही थी। फिर उसने कहा, मैं तुमसे कुछ गुफ्तगू करना चाहती हूँ। आपका तारुफ बराए करम। देखो जमाल, इस तरह ना पेश आओ मेरे साथ। दुनिया में सबसे बड़ी चीज दौलत ही नहीं है, और भी बहुत से मसाइल हैं इस दुनिया में। मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ, खातून आप कौन हैं? तो तुम मुझे पहचानने से भी इनकार कर रहे हो। ओहो, क्या हमारी मुलाकात इससे पहले हो चुकी है? मैं सिर्फ एक बात जानना चाहती हूँ, वो ये कि अब तुम्हारा आइंदा प्रोग्राम क्या है? इतना तो मैं समझ चुकी हूँ कि तुम बदअहदी पर आमादा हो, लेकिन यकीन करो मैं इस बात से बहुत अफसुर्दा हूँ। तुम्हारे साथ वक्त गुजारते हुए मेरे दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत पैदा हो गई थी जमाल, और मैंने न जाने क्या क्या सोचा था। मेरे होंठों पर तल्ख मुस्कुराहट फैल गई। फिर मैंने कहा, शहनाज, क्या तारीख इस बात की गवाह नहीं है कि मर्द हमेशा औरत से ज्यादा ज़हीन रहा है, और बहुत कम ऐसे मौके आए हैं जब एक औरत उसे फरेब दे गई हो। हालांकि औरत का फरेब बहुत मशहूर है, लेकिन जब भी कभी किसी मर्द ने उसके फरेब के पर्दे चाक करना चाहे, उसे दिक्कत ना हुई। क्या कहना चाहते हो तुम? मैं समझी नहीं। क्या मेरे सिलसिले में तुम इतनी ही मुखलस थी जितने खुलूस का तुम इजहार कर रही हो? तुम्हें इस पर शक है? हाँ, क्यों? इसलिए कि तुमने इब्तिदा ही से मेरे साथ फरेब किया है। मुझे इस फरेब के बारे में कुछ बताना पसंद करोगे? जरूर बताऊंगा, ताकि कम से कम तुम उन अल्फाज में अपने इस गम का इजहार ना करो जो तुम्हारे दिल में पैदा हो गया है। शहनाज, क्या ये दुरुस्त नहीं है कि तुमने इब्तिदा ही से मुझसे फरेब किया? क्या ये दुरुस्त नहीं है कि तुम आजर नासरी के कहने पर ही मेरी जानिब मुतवज्जे हुई? आजर नासरी को अपने गैर मुल्की दोस्तों को धोखा देने के लिए एक ऐसे ग्रुप की तलाश थी जो ऐन उस वक्त जब रॉबर्ट हाक और आजर नासरी वो फाइल वगैरह हासिल कर लें, उन्हें धोखा देकर या किसी भी शक्ल में वो फाइल उनसे ले लें, ताकि आजर नासरी ये बात उन्हें बता सके कि फाइल कुछ और गैर मुल्की एजेंटों के हाथ में चली गई है। इस तरह वो इस फाइल की फरोख्त से हासिल होने वाली रकम को अपनी तहवील में रखे और उन गैर मुल्कियों को सीधे सीधे चलता कर दे। ऐसे वक्त में तुम उसकी आलाकार थी, और जो ड्रामा वहाँ हुआ वो 100% ड्रामा था, यानी कालड़ा के जंगलात के उस नक्शा का हुसूल, उसके बाद वहाँ से तुम्हारा फरार, फिर मुझ तक पहुँचना, उसके बाद आजर नासरी का तुम्हारे ताक़ुब में आना और तुम्हारा मेरी पनाह हासिल करना। बाद में जो कुछ भी हुआ वो एक ड्रामे से ज्यादा हैसियत नहीं रखता, और इस तरह तुमने मुझे आजर नासरी के ताक़ुब पर आमादा कर लिया। क्या तुम इस बात से भी इनकार करोगी शहनाज कि तुम आजर नासरी को भी डबल क्रॉस कर रही थी? यानी तुमने पिंटू और उसके साथियों को इस बात पर आमादा किया था कि जब मैं आजर नासरी से वो फाइल हासिल कर लूं तो पिंटू अपने साथियों के साथ मुझ पर हमला करे और वो फाइल मुझसे भी छीन ले। इस तरह तुम आजर नासरी से ये बात कह सकती थी कि तुम्हारे मुतय्यन किए हुए लोगों ने तो काम कर लिया, लेकिन कोई और ग्रुप भी मौजूद था जो उसकी ताक में था, और तुम इस तरह आजर नासरी को भी इस फाइल से महरूम कर देना चाहती थी। अगर ये बात तुम मुझे बिल्कुल सही तौर पर बता देती शहनाज, तो इसका मकसद ये था कि तुम मुझसे मुखलिस हो, लेकिन ये सारा गेम तुमने खेला और मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश की। इसके बाद इस बात की क्या गुंजाइश है कि तुम पर कोई भरोसा करूं? शहनाज फटी फटी आंखों से मुझे देख रही थी। काफी देर तक वो कुछ न बोल सकी। फिर उसने कहा, तुम्हें ये सब कुछ कैसे मालूम हुआ? इन बातों को जाने दो, अब मुझे ये बताओ मैं तुम्हारी क्या खिदमत कर सकता हूँ? क्या तुम मुझे इस गलती पर माफ नहीं करोगे जमाल? मैंने तुम्हें शहनाज माफ कर दिया है, लेकिन इसके बाद कोई मजीद गुंजाइश नहीं है मेरे पास। तुम उस फाइल का क्या करोगे ये तुम्हें बताना मुनासिब नहीं समझता। क्या मेरे और तुम्हारे दरमियान मफाहमत का कोई जरिया है? अब इस मफाहमत की मैं जरूरत महसूस नहीं करता। फाइल से हासिल शुदा रकम तुम तनहा हजम करना चाहते हो, शायद ये मुमकिन नहीं होगा। इस बात को जहन नशीन कर लेना, समझा नहीं? मैंने कहा ना, मैंने भी अपनी जिंदगी में ये पहला ही खेल खेला है और मैं इस खेल की तकमील करना चाहती थी। अगर तुम तन्हा इस सिलसिले में अपना काम करना चाहते हो तो मैं तुम्हें बासानी ऐसा ना करने दूंगी। अभी तो आजर नासरी भी मौजूद है, मैं अपनी गर्दन साफ बचा सकती हूँ। गोया तुम्हारा ख्याल है कि आजर नासरी मेरा कुछ बिगाड़ सकेगा। बस अब इस बारे में मैं मजीद तुमसे कुछ कहना नहीं चाहती। हाँ, आखिरी बात ये जरूर कहूंगी कि अगर तुम चाहो तो अब भी चंद लम्हात में मुझसे मफाहमत का फैसला कर सकते हो। ये फैसला सिर्फ इस हद तक किया जा सकता है कि तुम कभी कभी मुझसे मिलती रहो। हमारे तुम्हारे दरमियान और भी कुछ रिश्ते कायम हुए हैं, मैं उन रिश्तों को याद कर सकता हूँ। शहनाज के चेहरे पर सख्त गुस्से के आसार उभरे और उसने खड़े होते हुए कहा,
मिस्टर जमाल, इस बात को जहन में रखना कि औरत जब चोट खाती है तो नागन बन जाती है और उसका डसा पानी नहीं मांगता। वाह, अच्छा जुमला है, पसंद आया। वैसे पुराना है और बारहा दोहराया जा चुका है। चुनाचे मिस शहनाज, आप जा सकती हैं। मैंने दरवाजे की जानिब इशारा करके कहा और वो तेज तेज कदमों से चलती हुई ड्राइंग रूम से और फिर मेरे फ्लैट से बाहर निकल गई।